जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज अपने बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के का एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री 302 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका टाइटल HIS 302 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 टू 1815 AD है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में 1453 से लेकर 1815 तक का हम कार्यकाल इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट, तो देखेंगे प्रीवियस ईयर में चलिए कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके सही आंसर्स क्या है। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहेगा, छोटी छोटी बातों को नोट करेगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आया था। इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी, यानी द बुक जो है इन प्रेज ऑफ फॉली, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो स्टूडेंट्स, इस वर्क की जब हम बात करते हैं तो ये वर्क जो लिखा है डेरिसियस इरेस्मस का है। ठीक है, तो डेसिडेरियस इरेस्मस ने 1509 में, ठीक है, ये कब लिखा इन्होंने, 1509 में ये वर्क लिखा है। ठीक है, इन्होंने ये वर्क लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, इरेस्मस। स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स रहे होंगे और आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा तो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी हमको इंग्लैंड और फ्रांस की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और इसमें भी आपको इंग्लैंड और फ्रांस की ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों में आपका ये काम करेगा। तो लूथर के समर्थक क्या कहेंगे, जो मार्टिन लूथर के समर्थक थे, जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाया था, ठीक है, सुधारवादी आंदोलन इन्होंने चलाया था यूरोप में, तो ये किसके समर्थक थे, तो ये प्रोटेस्टेंट के समर्थक थे। ठीक है, इनके सॉरी, ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म के समर्थक थे और इनके जो समर्थक थे वो प्रोटेस्टेंट कहे गए, इनको लूथेरियन भी कहा गया, इनके समर्थकों को लूथेरियन भी कहा गया। स्टूडेंट, कैथोलिक धर्म जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें कुछ बुराइयां थी, बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे पैसे लेकर क्षमा करना, लूट खसोट, सारी बुराइयां थी, मनमानी चल रही थी। तो क्रिश्चियनिटी के नाम पे जो चर्च के फादर होते हैं या मोंक होते हैं, ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते थे। तो इसी की बुराइयों का खिलाफ मार्टिन लूथर ने जो है एक 95 थेसिस यानी 95 शोध प्रस्तुत किए थे, और इन्होंने चर्च की बुराइयों को क्या किया था, उजागर किया था। ठीक है, तो ये इनके समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए। ये जो है कैथोलिक धर्म में कुछ सुधार चाहते थे कि इन सुधारों को, जो ईसाई में कैथोलिक होते हैं, पहले वही ईसाई हुआ करते थे, तो उस ईसाई में कुछ धर्म में कुछ सुधार चाहते थे, तो इसीलिए ये प्रोटेस्टेंट कहलाए। ठीक है, और इन जो सुधार को मानते थे और जो सुधार को नहीं मानते थे वो कैथोलिक ही थे। यूरोप धर्म में सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है, यानी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसी को मैंने बताया कि मार्टिन लूथर ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो चला यूरोप में, इसको लेके आने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। ठीक है, और मार्टिन लूथर को ये जाता है। ठीक है, और इन्होंने 95 थीसिस भी लिखी थी, जिसको डिस्पिट्यूशन ऑफ पावर ऑफ इंडल्जेंस कहा गया। ठीक है, इंडल्जेंस मतलब क्षमा पत्र जो जारी किया जा रहा था, अभी आगे क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। तो बोला यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1517 में धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के प्रयासों से शुरू हुआ, 31 अक्टूबर 1517 से। और ये कहाँ से शुरू हुआ, तो जर्मनी से शुरू हुआ। मार्टिन लूथर कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और ये आंदोलन जर्मनी से ही शुरू हुआ था, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मार्टिन लूथर थे, और उनके समर्थक जो प्रोटेस्टेंट थे वो इनके समर्थक भी इसमें शामिल थे। 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो स्टूडेंट 30 वर्षीय युद्ध जो था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में चला, जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट का समय आ रहा है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है, सुधारवादी आंदोलन जब चल रहा है, तो 30 वर्षीय युद्ध भी चला। तो 1618 से शुरू होकर 1648 तक, इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो कहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, 1648 तक ये युद्ध चला था। 48 है ये, ठीक है, तो 1648 तक ये चला। कैथोलिक बना प्रोटेस्टेंट, ईसाइयों में कैथोलिक बना प्रोटेस्टेंट, ये युद्ध चला। अगला क्वेश्चन, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस संधि से हुई। तो स्टूडेंट, जो 30 वर्षीय युद्ध जो चला कैथोलिक बना प्रोटेस्टेंट, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया
ठीक है, 48 में ही मैंने बताया था खत्म होता। और अगर पूछा जाए ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया कब हुआ, तो ये 1648 में हुआ, जब 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हो रहा है। तो 1648 में ये समाप्त हो रहा है और ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पे समाप्त हुआ था। इसमें इन दोनों में समझौता हो गया था। 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कब शुरू हुआ। अगर वहां से आप देख लेंगे तो अगर वहां पुराना क्वेश्चन ही आप ध्यान देंगे तो उसका 1618 से लेकर 1648 तक का ये युद्ध चला गया, लड़ा गया। ठीक है, और स्टूडेंट ये 1648 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। 30 ईयर युद्ध समाप्त हुआ और स्पेन और नीदरलैंड के का 80 साल का युद्ध भी समाप्त हुआ था। तो स्पेन और नीदरलैंड का 80 वर्षीय 18 ईयर वार भी इसी समय खत्म हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 1648 में 80 साल पुराना युद्ध उनका खत्म हुआ था। 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने के कारण क्या थे? तो मैंने बताया धार्मिक कारण थे। ईसाई धर्म में कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई के बीच धार्मिक मतभेद के नाते 30 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। और उस समय राजा कौन था? फर्डिनेंड द्वितीय। कौन था? जो था राजा था फर्डिनेंड द्वितीय। वो लोगों को प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक बनाना चाह रहा था। लोग अपना प्रोटेस्टेंट धर्म मानना चाहते थे, मतलब जो सुधार के साथ, और वो सारे लोगों को कैथोलिक ईसाई बनाने पे तुला हुआ था। अगला क्वेश्चन, पुरातन व्यवस्था जिसको एंसीन रिजीम कहा जाता है, तो पुरातन व्यवस्था याद रखिएगा, एंसीन रिजीम भी लिख देगा, इसलिए बता रहा हूं। तो एंसीन रिजीम जो था, इसको याद रखिएगा थोड़ा, सॉरी अच्छे से हाईलाइट करता हूं आपके लिए। तो एंसीन रिजीम की जब बात कर रहा है तो ये क्या था? पुरातन व्यवस्था। तो पुरातन व्यवस्था में, ठीक है, पुरातन व्यवस्था कहाँ से संबंधित थी? तो पहली बात ये जान लीजिए, फ्रांस से जुड़ी हुई थी। और फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जो पहले सिस्टम चल रहा था, सामंतवादी फ्यूडलिस्ट सिस्टम चल रहा था, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो था, जो मतलब जो यहाँ पे न्यायिक और सामाजिक प्रणाली थी जिसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को एंसीन रिजीम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये तो क्वेश्चन अभी कराया पहले, ये रिपीट आ गया पीडीएफ में। ठीक है, तो वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से समाप्त हुई थी, याद दिला दे रहा हूँ। गौरवपूर्ण क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो गौरवपूर्ण क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये कब हुआ इंग्लैंड में? स्टूडेंट, गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसको रक्त विहीन क्रांति भी कहते हैं, यानी बिना रक्त के क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्त विहीन क्रांति कहते हैं। और 1688 में हुई थी। कब हुई थी? 1688 इंग्लैंड में हुई थी। 1688 से 89 तक ये चली थी, मतलब ये क्रांति चली थी। इसमें बिना खून बहाए सत्ता परिवर्तन हो गया था। संसद और राजा के मध्य चली आ रही संघर्ष को इसमें समाप्त हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, संसार का ताकत, ठीक है, ये जो गौरवपूर्ण क्रांति था, इसमें संसद जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गई और राजा कमजोर पड़ गया। जो अब इसमें याद रख लीजिएगा स्टूडेंट, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक किंग्स जेम्स टू था, किंग्स जेम्स द्वितीय था। इसको पद से हटा के, इंग्लैंड में इसको पद से हटाकर जो था, ठीक है, इसके जो प्रोटेस्टेंट विलियम ऑरेंज को राजा बनाया गया और इसकी बेटी प्रोटेस्टेंट राजा किंग्स जेम्स टू को हटा दिया गया और प्रोटेस्टेंट राजा जो था विलियम ऑरेंज और उसकी बेटी थी किंग्स जेम्स की बेटी मैरी और उसके हस्बैंड विलियम ऑरेंज को राजा बना दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखें। और बिना रक्त रंजित क्रांति थी, बहुत आराम से बिना खून बहाए ये सत्ता परिवर्तन हो गया था। वो कैथोलिक था, बेटी प्रोटेस्टेंट थी और उसकी बेटी और पति विलियम ऑरेंज को राजा बनाया गया था। राजा कौन था पूछेगा प्रश्न में, तो किंग जेम्स सेकंड था। चार्ल्स द्वितीय, अब चार्ल्स टू पे आ जाते हैं। तो करा चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया? स्टूडेंट देखिए, अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इंग्लैंड की हिस्ट्री ही चल रही है यहाँ पे। तो 1660 में स्टूडेंट चार्ल्स द्वितीय जो था इंग्लैंड का राजा बना और इसको इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से, मतलब रिस्टोरेशन पीरियड के नाम से हम जानते हैं। और ये फ्रांस से चार्ल्स द्वितीय आकर इंग्लैंड में इसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। स्टूडेंट आपको बता दूं, जो चार्ल्स द्वितीय के पिता चार्ल्स वन थे, चार्ल्स वन को 1649 में इनकी हत्या कर दी गई थी। 1649 में इनकी हत्या कर दी गई थी चार्ल्स प्रथम की। तो इनका बेटा चार्ल्स द्वितीय राजा बना। ठीक है, और जब ये चार्ल्स द्वितीय राजा बना
तो इसको बहुत जल्दी ठीक है ओलिवर क्रोमवेल के साथ इसका युद्ध हुआ, जो पार्लियामेंटेरियन थे, यानी पार्लियामेंट संसद की व्यवस्था के सपोर्टर थे ओलिवर क्रोमवेल। और ओलिवर क्रोमवेल ने चार्ल्स द्वितीय को हरा दिया था, ठीक है, और इसको भागना पड़ गया था छोड़ के। और ठीक है, तो ओलिवर क्रोमवेल जब इनको हरा दिया तो ओलिवर क्रोमवेल को एक उपाधि मिली थी, याद रखिएगा, लॉर्ड प्रोटेक्टर की उपाधि किसको मिली थी? ओलिवर क्रोमवेल को मिली थी। इसने चार्ल्स द्वितीय को हरा दिया था। और 1658 में जब इसकी मृत्यु हो गई, और तब चार्ल्स द्वितीय फ्रांस जो भाग गया था वापस आया, और उसने इंग्लैंड में फिर से अपनी सत्ता को पुनर्गठित किया। ठीक है, तो इसीलिए 1660 में वो राजा बना था, इसीलिए इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से हम जानते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन था? ठीक है, तो स्टूडेंट जो फ्लाइंग शटल था एक मशीन थी, ठीक है, जो ऑटोमेटिक बिनती कपड़े की बुनाई करने में ऑटोमेटिक तरीके से काम करती थी। ठीक है, तो 1733 में जॉन के ने, जॉन की इसको बोलते हैं, तो जॉन की ने इसका आविष्कार किया था 1733 में। 1733 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था। 32 भी कहीं मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, स्पैनिंग जैनिंग नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो स्टूडेंट स्पिनिंग जैनी जो था, ये कई सारे धागों के साथ बुनाई कर सकता था। ठीक है, बुनाई करने का यंत्र था, और उसको जेम्स हारगिव्स ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। जेम्स हारगिव्स ने इसका आविष्कार किया था, और 1764 में किया था, 1764। मैं आपको ईयर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। और स्पिनिंग जेनी डिवाइस को के नाते जेम्स हारगिव को स्पिन डॉक्टर की उपाधि मिली थी। तो जेम्स हारगिव को स्पिनिंग जेनी बनाने के नाते स्पिन डॉक्टर भी कहा गया। ठीक है, तो स्पिन डॉक्टर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जेम्स हारगिव्स को कहा जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो इंग्लैंड में स्टूडेंट जो औद्योगिक क्रांति थी वो वस्त्र, भारत से पहले ये कच्चे वस्त्र ले जाते थे, और कच्चे वस्त्र सस्ते दाम पे भारत से उठा ले जाते, और इंग्लैंड में अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर लाकर भारत को बेवकूफ बनाते और महंगे दामों पे भारतीयों को बेचते थे। तो ये वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ था, और इसने इंग्लैंड में बहुत क्रांति ला दी थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था, औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से जुड़ी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। निम्न से वो कौन सी मशीन है जिससे कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया? तो कपड़ा उद्योग की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो फ्लाइंग शटल का रहा, जिसको जॉन के ने बनाया था। ठीक है, चलिए, नाइट्स कौन थे? तो इंग्लैंड स्टूडेंट ये भी आप आराम से, अगर इंग्लैंड की व्यवस्था पहले की आप पढ़े होंगे, तो नाइट्स जो थे वो सैनिक होते थे। नाइट्स कौन होते थे? सैनिक होते थे। वो कौन होते थे? राजा के सैनिक होते थे। नाइट, नाइट का बेटा नाइट था, मतलब ये पद था। तो नाइट जो थे वो सैनिक हुआ करते थे। जैसे आपने गुड नाइट का नाम सुना है ना, गुड नाइट, वहां नाइट मतलब रात वाली नाइट नहीं है, गुड नाइट है, मतलब अच्छे सैनिक, उसका ये मतलब होता है। जो गुड नाइट कॉयल या आपके वहां मॉस्किटो रिपेलेंट आता है। गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई स्टूडेंट, उस समय इंग्लैंड में शासन किसका चला था? किंग्स जेम्स टू का चल रहा था। किंग्स जेम्स सेकेंड का शासन चल रहा था, ये पहले ही बता दिया था मैंने। और इसके बाद राजा बना था विलियम ऑरेंज, और उसकी बेटी रानी बनी थी क्वीन मैरी। अगला क्वेश्चन, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत स्टूडेंट 1453 से मानी जाती है। 1453 से इसकी मानी जाती है। ठीक है, 1453 ऑप्शन सी आप करेक्ट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट 476 में, ठीक है, मध्य युग की शुरुआत मानी जाती है। 476 में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो है वो यूरोप में मध्य युग आरंभ हुआ। और 1453 में बाइजेंटियम साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, आधुनिक युग यूरोप में शुरू हुआ, बाइजेंटियन साम्राज्य के पतन के बाद। औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम रहा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? तो कह रहा है शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का केंद्रीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का केंद्रीकरण, शक्तिशाली संगठन का गठन, इसमें से कोई नहीं। नए स्टूडेंट, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो गांवों से भाग भाग के लोग शहर आने लगे कि शहर में ज्यादा काम है, शहर में अच्छे पैसे मिल रहे हैं। पहले शुरू में तो, जब शुरू में ये औद्योगिक क्रांति आई तो लोगों को ज्यादा पैसे मिलने लगे, लेकिन गांवों से इतनी ज्यादा जनता और लेबर शहर में आ गए कि इंग्लैंड में
क्या हो गया, एक तरह से कृषि प्रधान इंग्लैंड में कृषि होना कम हो गया, लोग शहर में आके मजदूरी ज्यादा करने लगा और फैक्ट्रियां ज्यादा खुलने लगी। तो लोगों को बाद में, शुरू में तो ज्यादा पैसे मिल रहे थे, लेकिन बाद में बहुत कम कम पैसे पे इनसे क्या कराया जाने लगा, श्रमदान कराया जाने लगा, इनकी मजदूरी कराई जाने लगी। इंग्लैंड में भारी लेबर हो गया था, बहुत ज्यादा लेबर हो गया था, लोग कृषि लालच में शहर आ गए थे और शहर में भी उनको निराशा ही हाथ लगी थी। ठीक है, महंगाई मतलब उचित भत्ता नहीं मिला था। जब लोग ज्यादा हो जाएंगे, काम कम हो जाएगा, तो लोग कम दाम पे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो शहरों में श्रमिकों का केंद्रीकरण हो गया था। सर्फ का संबंध है, तो स्टूडेंट सर्फ जो शब्द है, जब आप देखते हैं तो सर्फ शब्द जो है ये दासत्व को दिखाता है। और ये जब सामंतों के जो गुलाम हुआ करते थे, जिनको कुछ ही छूट मिलती थी, वो दास के बराबर थे। तो इनका अर्थ दास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। ठीक है, सामंती शासन यूरोप में जब चल रहा था, ठीक है, फ्रांस में, यूरोप में चल रहा था, तो ये दासत्व से सर्फ शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से दास ही हुआ करते थे। ठीक है, आतंक, और ये किसके, सामंतों के दास हुआ करते थे। आतंक राज्य का फ्रांस में संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट ये तो ऑप्शन में अलग तरीके से दिया हुआ है, चलिए इसको भी समझेंगे। पहले आप जान लीजिए कि आतंक राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो आतंक राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है मैक्समिलियन रॉबस्पियर को, रॉबस्पियर। ठीक है, रॉबस्पियर। ठीक है, तो मैक्समिलियन रॉबस्पियर ने आतंक राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और स्टूडेंट इसने 5 सितंबर 1793, स्थापना कब की, 1793 में आतंक राज्य की स्थापना की, और 27 जुलाई 1794 तक आतंक राज्य का इसका चला। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था, ये नेशनल कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। ये जो रॉबस्पियर था, ये नेशनल कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट ये जो रॉबस्पियर था, इसने क्या किया, इसने संदेह का कानून लागू किया। ठीक है, और संदेह के कानून के तहत मतलब जिसपे भी संदेह होता था, सरकार उसको पकड़कर उसको सजा देने का अधिकार रखती थी। फ्रांस की क्रांति के दौरान जब लोग संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ऐसा क्यों किया जाने लगा, क्योंकि फ्रांस में गृह युद्ध पहले से चल रहा था देश के अंदर, और इसी का फायदा उठा के बाहरी शक्तियां भी फ्रांस पे आक्रमण कर रही थी। तो जब मैक्समिलियन रॉबस्पियर ने सत्ता संभाली, तो इसने संदेह का कानून लागू कर दिया। ठीक है, डाउट वाला, और इसने कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाने की घोषणा की। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ही फांसी फ्रांस के राजा लुई 16वें की पत्नी मैरी को सबसे पहले संदेह के कानून के तहत इसने फांसी दे दी थी रॉबस्पियर ने। तो ये नेशनल कन्वेंशन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ शब्द संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ जो शब्द है स्टूडेंट, ये क्या दिखाता है। ठीक है, तो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट इसको बोला जाता है, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी नाम भी रखिएगा, कई बार नहीं मिलेगा आपको। तो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट जो शब्द है स्टूडेंट, ये दिखाता है कि जब तक फ्रांस का नया लिखित कानून नहीं बन जाएगा, तब तक हम सब संगठित होकर संघर्ष करेंगे। और ये फ्रांस से की क्रांति से संबंधित था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उससे संबंधित था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य वाक्य क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, सद्भाव और भाईचारा, इसका मुख्य स्लोगन था। इंडल्जेंस क्या था? तो स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया, मार्टिन लूथर ने जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, जिसमें ईसाई धर्म में बहुत बुराइयां आ गई थी, तो उन्होंने कैथोलिक ईसाइयों की चीज़ों में सुधार करने की बात की थी, ईसाई धर्म में सुधार करने की बात की थी। और जो मार्टिन लूथर के अनुयायी थे, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए या लूथेरियन कहलाए। तो इसने इंडल्जेंस का विरोध किया था। इन्होंने 95 थेसिस लिखकर इंडल्जेंस का विरोध किया था। और इन्होंने डिस्प्यूटेशन ऑफ पावर ऑफ इंटेलिजेंस थेसिस पे, इस पे प्रकाश डाला था 95 थेसिस के द्वारा। इसमें क्या किया जाता था स्टूडेंट, चर्च द्वारा, चर्च के लोगों द्वारा, यानी चर्च से जुड़े व्यक्ति, जिसमें पार्डनर था, क्षमा जो पत्र जारी करता था, मॉन्क था, पार्डनर था, ये जो चर्च से जुड़े क्लर्जी पृष्ठ क्लास के लोग थे, जो पुजारी वर्ग के लोग थे, ये पैसा देकर पश्चाताप पत्र जारी कर देते। कोई कितना भी बड़ा भी क्राइम करके आता था, उसको क्षमा करने का अधिकार
पृष्ठ के पास होता था, पार्डेनर के पास होता था, तो वो पैसे ले लेके लोगों को क्षमा किया जाने लगा। तो इसी का विरोध इंडल्जेंस ने कहा कि क्षमा पत्र देने का अधिकार चर्च को है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई क्राइम करके, मर्डर करके, चोरी करके या करके कोई काम करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसको क्षमा पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए। यही सारा विरोध था मार्टिन लूथर का, जो ईसाई धर्म में बुराई थी। तो पैसा देकर पश्चाताप पत्र जारी करने पर से संबंधित था इंडल्जेंस। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 18 जनवरी 1800 को इसकी स्थापना की थी, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। तो ऑप्शन सी राइट होगा। स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक है ये मोंटेस्क की है। ये पुस्तक के राइटर कौन है? मोंटेस्क है। ये किताब 1748 में पब्लिश हुई थी और बिना राइटर के नाम के पब्लिश हुई थी, यानी एनोनिमस, अज्ञात, लेखक का नाम अज्ञात था, कोई किसी को पता नहीं था। इसके अंदर मोंटेस्क जाना क्यों जाता है स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। इसको शक्ति के पृथक्करण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए जाना जाता है। इसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रस्ताव दिया था। इसी को ध्यान में रखकर अमेरिका ने अपना संविधान बनाया, तो अपने पावर का बंटवारा फ्रांस ने किया है। इसी के सिद्धांत को ध्यान में रख के फ्रांस और अमेरिका ने अपने जो नियम बनाए उसमें पावर का, शक्ति का बंटवारा किया है अपने जो पुस्तकों में, कानून को चलाने वाली पुस्तकों में। अगला क्वेश्चन, द पर्शियन लेटर्स किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो ये भी स्टूडेंट ये वर्क हो जाता है आपका मोंटेस्क का। ये किसकी रचना है? मोंटेस्क की है। द पर्शियन लेटर्स मोंटेस्क की रचना है। मोंटेस्क्यू लिखा है, उसको मोंटेस्क पढ़ते हैं। रेनेसा शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया? स्टूडेंट रेनेसा शुरू हुआ था इटली से, 14वीं सेंचुरी में इटली से प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड पहुंचा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, शुरू तो हुआ इटली से, लेकिन जो रेनेसा वर्ड है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो किस भाषा से लिया गया? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया, जिसका नाम मतलब होता है, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, और इस शब्द को पहली बार जूलियस माइकेल्ड ने 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग किया था जूलियस मिकेल्ड ने, और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था? तो स्टूडेंट फ्रांस की क्रांति का एक सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सामंतवादी प्रथा को खत्म करना था। ठीक है, और दूसरा निरंकुश राजतंत्र को भी समाप्त करना था। तो ए बी दोनों होना चाहिए, जबकि धर्मनिरपेक्षता और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए बी दोनों होना चाहिए। अगर इसमें भी चुनना पड़े तो आप ए को चुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ए भी था और बी भी इसके मुख्य लक्ष्यों में थे। ठीक है, तो और ए बी दोनों मिल जाए ना तो दोनों, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य सामंतवादी व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र मोनार्की को खत्म करना था। ठीक है, तो आप अब्सोल्यूट मोनार्की पावर को खत्म करना था। तो ए बी दोनों होगा और ज्यादा सही सामंतवाद की समाप्त करना था, ऐसा विकिपीडिया भी कहता है। प्रथम स्टेट क्या था? तो फर्स्ट स्टेट किसको कहा गया? तो स्टूडेंट जो फ्रांस में 3 वर्ग हुआ करता था, यही प्रथा इंग्लैंड में भी थी। तो पहले 3 वर्ग, बाद में और भी वर्ग आ गए। तो पहले 3 वर्ग थे और प्रथम वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था। द्वितीय वर्ग था, जो सेकंड स्टेट था, वो आपका नोबेलिटी वर्ग था। और तीसरा आपका पीजेंट यानी कृषक वर्ग था। ये तीसरा था और ये दूसरा वर्ग था और ये पहला वर्ग था। ठीक है, मिडिल वर्ग तो बहुत बाद में आया है। ये जब बिजनेस का और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आ गया है, तब मध्य वर्ग का उदय हो रहा है। बास्टिल का पतन कब शुरू हुआ? तो बास्टिल का जो डाउनफॉल था स्टूडेंट, ये 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो फ्रांस की क्रांति जब हुई तो वहां का लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां था। ठीक है, और ये 1744 में राजा बना था, लुई 16। और इसके बारे में मैंने आपको टेरर वाले रिजीम ऑफ टेरर के बारे में बताया ही था कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने सबसे पहले संदेह कानून के तहत इसी की पत्नी मैरी को फांसी दी थी जब फ्रांस में गृह युद्ध से जूझ रहा था। अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती, ये किसने कहा है? तो रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति जो नहीं होती, ये बात आपका नेपोलियन ने कहा है।
नेपोलियन ने कहा है, ठीक है। नेपोलियन ने ये कहा है, और इसी बात को ध्यान में रख के कहा गया था कि फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। ये बात इसी बात को ध्यान में रखकर कही गई थी, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक के लेखक रूसो को माना जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लेंगे। जीन जैक रूसो को माना जाता है, ठीक है। 1762 में ये पुस्तक लिखी गई थी। 1762 में भी ईयर भी बता दे रहा हूँ, आप लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? ये प्रश्न मैंने पहले बता दिया कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, और इसका ध्येय वाक्य था लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। अंग्रेजी में याद रख लीजिएगा, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध लाई थी? तो नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम, स्टूडेंट अंग्रेजी नाम इसका बार बार आपको पढ़ने को मिलता है पेपर में, हिंदी नाम नहीं मिलता है। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसको आप कह सकते हो महाद्वीपीय व्यवस्था, ये इंग्लैंड के खिलाफ लाई थी। नेपोलियन ने किसके खिलाफ लाई थी? इंग्लैंड के खिलाफ, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लाई थी 21 नवंबर 1806 को, ठीक है। ठीक है, तो ये जो नेपोलियनिक वार चला, नेपोलियनिक युद्ध जो चला 1806 से लेकर 1814 के बीच, ये जो वॉर चला था, और इसी दौरान नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाए थे, ठीक है। ये 1806 से 1814 के बीच नेपोलियनिक वार चला था, ठीक है, जिसमें नेपोलियन बाद में हार गया था। अभी बता, आगे क्वेश्चन पता। नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू के मैदान में कब पराजित हुआ? तो बैटल ऑफ वाटरलू में, वाटरलू का युद्ध जब लड़ा गया, तो वाटरलू के युद्ध में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन द्वारा 1815 में, 14 तक कॉन्टिनेंटल सिस्टम चला था और 1815 में ये हार गया था, ठीक है। तो जून 1815 के आसपास इनकी हार हो गई थी, ठीक है। तो जून 1815 में के आसपास हार हो गई और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन द्वारा हराया गया, ठीक है। तो किसने हराया नेपोलियन को? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने पर्सियन की सहायता से इसको, पर्सियन आर्मी की सहायता से जो है नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को वाटरलू की हार के बाद कहां भेजा गया? तो नेपोलियन को वाटरलू के हार के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, जहां इसकी मृत्यु 52 साल की उम्र में 1821 में हो गई। तो सेंट हेलेना टापू पे भेजा गया, जहां पे 1821 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु हो गई थी 52 साल की उम्र में। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लागू किया? नेपोलियनिक कोड, जिसको फ्रेंच सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, फ्रांस का सिविल कोड के नाम से जानते हैं, या नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जानते हैं, ये 1804 में आया था। तो 1804 में आया था, इसको याद रखिएगा। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने जन्म के बारे में नहीं बताया था स्टूडेंट, मृत्यु बता दी थी। तो 1769 एडी में इसका जन्म हुआ, और 1821 में सेंट हेलेना टापू पर 52 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न करा, नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्ता पलट कब किया गया? तो नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्ता पलट यानी डायरेक्टरी सिस्टम को मौका पाके इसने 1799 में खत्म कर दिया था, ठीक है। तो 1799 आपका उत्तर सही हो जाएगा, नवंबर 1799 में। मानवतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? स्टूडेंट, मानवतावाद का प्रवर्तक जो था उसको पेट्रार्क को माना जाता है, और ये रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। पेट्रार्क जो था ये पोएट था, और इसने सानेट, पेट्रार्क और बोकेसियो जो थे, ये दोनों अपने सोनेट के लिए जाने जाते हैं। सोनेट एक कविता का प्रकार होता है, अंग्रेजी के स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये अपने सोनेट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और इन्हें मानवतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। पुनर्जागरण काल कहां से आरंभ हुआ? तो मार्टिन लूथर जहां से थे वहीं से पुनर्जागरण आरंभ होगा, नहीं सॉरी, वहां से धर्म सुधार आरंभ हुआ था। पुनर्जागरण जो था स्टूडेंट, इटली से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इटली से जो था वो आपका पुनर्जागरण शुरू हुआ था, जिसमें जो ग्रीक के प्राचीन साहित्य थे उनको पढ़ा जाने लगा, उनका फिर से अध्ययन किया जाना शुरू किया गया। और ये इटली में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से रेनेसा का शुरुआत 14वीं शताब्दी इटली से शुरू हुआ था, 14वीं शताब्दी में, और इंग्लैंड में कब पहुंचा था? 16वीं शताब्दी में। यूटोपिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यूटोपिया स्टूडेंट, अगर मैं बार बार कर रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट ने बार बार पढ़ा है इसको, तो टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक की पुस्तक लिखी। यूटोपिया का अर्थ होता है राम राज्य जहां पे कोई दुखी ना हो। तो थॉमस, राम राज्य जैसा शब्द भारतीय है, लेकिन यूटोपिया शब्द अंग्रेजी का शब्द है, जिसका मतलब होता है जहां पे सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा हो, यहाँ पे कोई दुख
ना हो। तो थॉमस मूर की ये पुस्तक का नाम है। पुनर्जागरण कालीन कलाओं में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? तो पुनर्जागरण कलाओं में संगीत का विकास नहीं ज्यादा हुआ था, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला तीनों का विकास हुआ था। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा विकास चित्रकला का हुआ था। विकास तो तीनों का हुआ था, अगर पूछेगा किसका किसका विकास हुआ तो तीनों को आप बता दीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा विकास जो चित्रकला का हुआ। और चित्रकला के बड़े बड़े राइटर कौन है थे, बड़े बड़े चित्रकला के कलाकार कौन थे? तो दा विंची, लिनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ऐसे बड़े बड़े जो चित्रकार थे इस युग में थे। लिनार्डो डा विंची, अभी मैंने बताया दा विंची कौन था? एक चित्रकार थे। ये अपने चित्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, पेंटर थे। पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो स्टूडेंट पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो उसमें व्यक्तिवाद और मानववाद दोनों है। व्यापारवाद तो बाद में थोड़ा सा आया है, लेकिन सबसे ज्यादा में इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमनिज्म दोनों है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, मानवतावाद को ज्यादा प्रमुख माना जाएगा। ठीक है, अगर पूछा है, लेकिन अगर पूछेगा क्या क्या व्यवस्था है तो दोनों है, और दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा, तो ए बी दोनों लगाने से चूकिएगा मत। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरू हुआ। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कपड़े उद्योग से शुरू हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। 18वीं सेंचुरी के आसपास, 17वीं 18वीं सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपका 1760 में, 18वीं सेंचुरी में 1760 एग्जैक्टली अगर उसको करेक्ट कर लें तो 1760 में ये जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हो गई थी, और ये चली थी 1830 तक। धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो अब मैंने बताया, धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने किया। इन्होंने 95 थीसिस अपनी पब्लिश की थी। और ठीक है, धर्म सुधार के लिए मार्टिन लूथर जाने जाते हैं, ईसाई धर्म में सुधार के लिए मार्टिन लूथर का जाना। कैथोलिक कौन थे? इनका जो मुख्य विरोध था वो कैथोलिक, ईसाइयों में चली आ रही कैथोलिकों से नहीं था, परंपराओं से था, जिसमें चर्च को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो उस चर्च के अधिकार का जो गलत प्रयोग हो रहा था उसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने विरोध किया। तो कैथोलिक कौन थे? ये प्राचीन चर्च के अनुनायी। ठीक है, प्राचीन चर्च के फॉलोअर ऑफ एशियन चर्च, जो रोम का चर्च है उसके अनुनायी थे। और प्रोटेस्टेंटिज्म आया तो इन्होंने प्राचीन चर्च जो रोम में है उसका मतलब उनकी सत्ता मानने से इनकार कर दिया। कहा हम ईश्वर में ही यकीन करते हैं, यीशु में ही यकीन करते हैं, लेकिन प्राचीन चर्च की बातों को और उनके जो पोप होते हैं उनकी बातों को मानने से क्या किया प्रोटेस्टेंट ने मना किया। तो कैथोलिक प्राचीन चर्च के अनुनायी थे। इसी का विरोध प्राचीन चर्च का मार्टिन लूथर कर रहे थे। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नवंबर 10 1483, अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1483 में नवंबर 10 को इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था, चर्च में व्याप्त बुराइयों पर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव किसने लिखा? मैंने बताया ना, 95 जो रिसर्च थेसिस लिखे थे ये मार्टिन लूथर ने लिखे थे। और इन्होंने जो ईसाई धर्म में विरोध किया था उसमें सुधार की बात की थी। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन कवर कर दिए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।